नहीं ले पा रही है खुद का। मतलब वेंटिलेटर पे है? हाँ जी वेंटिलेटर। तो डॉक्टर, एक लड़की बेचारी जो इलाज की मोहताज, ऊपर से समाज में इतने रूमर्स उसके लिए फैल गए कि उसके इलाज में बंदिशें, मतलब उसको पहुंचना मुश्किल हो गया था पीजीआई तक। एक जगह से नहीं, 3 रीढ़ के हड्डी के 3 टुकड़े हुए हैं, सर पे भी चोट है, 3 पसलियां भी टूटी हैं। कि उसके परिवार में पहले ही कमाने वाला सिर्फ एक है, खाने वाले 4 हैं, उसके बाद और एक बंदा बिस्तर पे लग जाता है तो उसके साथ पूरा परिवार बिस्तर पे लग जाता है, ये समझ लीजिए आप। हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। थैंक यू सो मच आप सबका। जो मैंने इससे पीछे वीडियो डाली थी 20 साल की लड़की साक्षी जो नगरोटा बगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, उसके इलाज के लिए अपील की गई थी और आप सबने मिलकर बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत अच्छा योगदान दिया। साथ ही कई सेवादारों के कुछ क्वेश्चन थे, कुछ सवाल थे कि साक्षी के परिवार से मिलाया जाए और उसके घर बार की स्थिति और साथ ही उसकी क्या रियल कंडीशन है, कितनी डोनेशन हुई है और किन हालातों से वो गुजरी, पीजीआई तक कैसे पहुंची, कितनी अड़चनी आई, वो सारे सवाल अभी तक कटघरे में है। तो आज हम आपको ले जाएंगे साक्षी के घर और मिलाएंगे उसके परिवार से। तो मैं चाहता हूं वहां जाने से पहले आप प्लीज इस वीडियो को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इंडियन हेल्पिंग हैंड ने जो मुहिम छेड़ी है सेवा की सोशल मीडिया के थ्रू, इससे आप भी जुड़ पाएं और आगे से आगे आपको भी अपडेशंस मिलती रहे। तो प्लीज अगर आपको सेवा का माध्यम अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए आपको ले चलते हैं साक्षी के घर। हेलो, सत श्री अकाल सारे नो, मैं प्रिंस ठाकुर, इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, और आज हमारे साथ हैं प्रवेश शर्मा जी, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स। आप जानते हैं कांगड़ा नगरोटा में प्रवेश शर्मा जी को, अगर कहीं जानते भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ापन है, आप सबको मालूम है। जगह जगह जहाँ जहाँ सेवा वगैरह होती है वहाँ प्रवेश शर्मा का नाम जरूर आता है। और मैं रिकमेंड भी करूंगा, इनके फेसबुक पेज से और यूट्यूब व्लॉगर से, ये हिमाचल वाला व्लॉगर, आप जरूर एक बार वहाँ पे विजिट कीजिए। मेरा आज वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा उन सब लोगों को जिन्होंने इतना सहयोग दिया साक्षी के केस में। प्रार्थना तो यही करता तरफ से कि हमें जरूरत ही ना पड़ती, लेकिन क्या करें, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज नगरोटा बगमा पहुंचे हैं साक्षी के घर पे और वहां जानेंगे हम कई ऐसी बातें जो काफ़ी देर से हमारे जो सेवक हैं जिन्होंने इतनी डोनेशन दी है वो जानना चाहते हैं कि घर बार और कैसा चल रहा है, फादर कैसे हैं और कहाँ तक ट्रीटमेंट पहुंचा है और कितनी सेवा पहुंची है और क्या उसका बैकग्राउंड था साक्षी का और आगे क्या उसके सपने थे जो किसी कारणवश अनहोनी के वजह से छूट गए हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं आज, और आप सब की आशीर्वाद की ज़रूरत है उस लड़की को, और मैं चाहता हूं कि आप देखें उस परिवार का हाल, और आप सबने मिलकर जो साथ दिया है आपको खुद ही दिल में अब तसल्ली मिलेगी कि हाँ, रब भगवान ने इतनी दूर हमें एक बेटी की मदद के लिए किसी ना किसी कारण से चुना है। तो आइए आपको ले चलते हैं आज साक्षी के घर। दोस्तों, ये जो सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी, इस पहाड़ी से साक्षी नीचे गिरी थी जब यहाँ पे घास काटने आई थी अपनी मदर के साथ, तो उसका पाँव फिसल गया था इस पहाड़ी से और कुछ स्लिपिंग था, उस टाइम स्लिप कर गया था पाँव क्योंकि गीला था पहाड़। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं वो स्पॉट जहाँ से वो गिरी थी, 150 फुट नीचे देखने से तो ऐसे लग रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेट, हाँ देखने से लग रहा है कि नॉर्मल है, 300-400 फीट है, लेकिन हाँ इतना है ये। तो आइए आपको लेके चलते हैं साक्षी के घर, बाकी उसके पिताजी और चाचा जी से बात करके पता लगेगा क्या सीन था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। दोस्तों, जैसा आपको मैंने बताया था आज हम पहुंचेंगे साक्षी के घर। तो इस समय हम साक्षी के घर हैं और मेरे साथ बैठे हैं साक्षी के पिताजी हरवंश लाल जी। पिछले एक हफ्ते से आप सब शेयरिंग में लगे हैं पोस्ट की, और आप सब ने मिलके इतनी डोनेशन की है, इतनी सेवा की है, बहुत ज़रूरी बनता था। कई लोगों के मुझे फ़ोन आए, कई लोगों ने पूछा कि केस रियल है, झूठा है,
या फिर क्या स्थिति है लड़की की, या हमें बताओ फादर कौन है, कहाँ है। कई लोगों का इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था क्योंकि फ़ोन कॉल्स इतने ज़्यादा आ रहे थे, तो फ़ोन किसी का वेटिंग में आ रहा है, किसी का मिल नहीं पा रहा है। तो उन सब की क्लियरिटी के लिए आज हम पहुंचे हैं साक्षी के घर नगरोटा बगवा। और मेरे साथ जैसे कि आप जानते हैं इस केस के शुरुआत से जुड़े हुए हैं परवेश शर्मा जी, हमारे ब्लॉगर, और इनका अपना ग्रुप चलता है नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स नगरोटा बगवा में। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा पहले तो इनको जिन्होंने ये केस शुरू किया। और आज स्थिति अगर देखी जाए तो मैं आपकी सारी बात जो है कराऊंगा साक्षी के पिताजी से, ताकि आपको ओरिजिनलिटी पता लग सके, क्लियरिटी पता लग सके कि क्या स्थिति है केस की और कहाँ तक पहुँचा है। तो हरबंस जी मुझे ये बताइए कि ये हुआ कैसे था? सर एक घास लाने गए थे माँ बेटी, और एक साथ में चाचा भी गए थे। तो चाचा अलग रास्ते पे चला गया तो माँ बेटी अलग रास्ते पे गए थे, घास लेने के लिए गए थे। हाँ ओके। जब ये वापस आ रही थी, मतलब वापस नहीं, ये घास इकट्ठा कर रही थी मेरी लड़की, और मेरी घरवाली जो वो ऊपर से मतलब तोड़ के गिरा रही थी। ओके। हाँ जी, जब ये इकट्ठा कर रही तो इसका पाँव फिसल गया। हाँ जी, इसका पाँव फिसल गया और ये नीचे खाई में गया। तो कोई सपोर्ट नहीं मिली फिर वहाँ पे? सपोर्ट नहीं मिली। हाँ जी। ये कितनी गहरी खाई थी? ये एक 200-250 फीट की। 200-250 फीट की खाई? हाँ जी। ये सोचने वाली बात है, 200-250 फीट। वो कहते हैं मारने वाला 1000 होते हैं लेकिन बचाने वाला एक ही होता है। ऊपर वाले ने किस मकसद से उसे रखा, और देखो आप सबकी सेवा उस तक पहुंची, उसको लग रही है। और ये अपने आप में एक चमत्कार कह सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपके सबके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है इसमें। अब जहाँ तक परिवार की स्थिति की बात है, हरबंस जी कैपेबल नहीं है किसी तरह की कोई इनकम सोर्स जुटाने में, क्योंकि इनकी दोनों टांगों का ऑपरेशन हो रखा है, दोनों टांगों में रोड्स पड़ी हुई हैं। और मेरे ख्याल से आपका हाथ भी नहीं चलता ना? हाँ जी। इस हाथ में भी दिक्कत है आपके? हाँ जी। और एक इनका बेटा है, कितने साल का है बेटा अपना? 22 साल का। 22 साल का। वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। अब ऐसे में अगर किसी परिवार के ऊपर ये सिचुएशन आ जाती है कि उसके परिवार में पहले ही कमाने वाला सिर्फ एक है, खाने वाले 4 हैं, उसके बाद और एक बंदा बिस्तर पे लग जाता है, तो उसके साथ पूरा परिवार बिस्तर पे लग जाता है। ये समझ लीजिए आप। साक्षी के एक्सीडेंट के बाद उसका भाई पीजीआई में है, और जहाँ तक मेरी उससे बात हुई, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली, वो खुद बीमार है। उसको भाग दौड़ में इतना बिजी हो गया, अब मौसम भी आप जानते हैं कौन सा चल रहा है, वो खुद इतना बीमार हो चुका है। पर अब एक बंदा, आपको पता है पीजीआई के काम कैसे होते हैं, कभी सैंपलिंग लेके दौड़ना, कभी दवाइयों के लिए दौड़ना, कभी किसी चीज़ के लिए पर्ची लेके दौड़ना। ऐसे में अगर बंदे की जेब में 4 पैसे हों तो बंदे को थोड़ा भरोसा रहता है कि हाँ मेरे पास पैसा है, मैं आर्थिक रूप से थोड़ा सा सक्षम हूँ, तो मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पहुँचने का मेन मकसद हमारा यही था कि आपको मैं इस केस की असली ओरिजिनलिटी बताऊँ, कैसे हुआ, क्या हुआ। और अब मैं जानना चाहूँगा साक्षी की अब कैसी तबीयत है, कैसी हालत है? आज भाई साहब आज थोड़ी ठीक है, थोड़ी मतलब कोई 80% ठीक है। जो लैट्रिन नहीं की थी आज तक वो भी कर दी है, आंखें भी खोली है। मोशन आया था उसको? हाँ जी, मतलब आंखें भी खोली आज, थोड़ी देर, काफ़ी देर तक आंखें खोली है उसने। ओके। हाँ जी, पर वो एक प्रॉब्लम है कि वो सांस नहीं ले पा रही है खुद का। मतलब वेंटिलेटर पे है? हाँ जी, वेंटिलेटर। तो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, कुछ पता लगा? नहीं, हाँ जी, वो ये बोल रहे हैं कि जब तक ये अपना खुद का सांस नहीं लेगी हम इसका कोई उपचार नहीं कर सकते। हाँ जी। और मेरे ख्याल से परवेश जी की पहले बात हुई थी वहाँ पे कि डॉक्टर्स क्या उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बोल रहे हैं, कितना खर्चा हो सकता है? या नहीं, मेरी उधर तो डॉक्टर साहब से किसी से बात नहीं हुई। एक वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले हैं उनसे नॉर्मल बात हुई थी कि उनके पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, तो कुछ तो आयुष्मान कवर कर लेगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आयुष्मान कवर नहीं कर पाता। जैसे उसमें वेंटिलेटर का खर्चा है, एम्बुलेंस के खर्चे हैं, और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें आएंगी जब इसका स्पाइन वगैरह का ऑपरेशन होगा। तो अभी वो चीज़ें बताई थी, बाकी तो इनकी बात हुई है। मैं ये जानना चाहता हूँ हरबंस जी, अभी तक की कुल डोनेशन कितनी हो चुकी होगी? मतलब हमारी अराउंड 7 लाख 7.25 लाख के करीब हो चुकी है। 7 के आसपास हो चुकी है। हाँ जी। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आयुष्मान के बाद भी जो इक्विपमेंट्स उसके अभी बाहर से आ रहे हैं, वेंटिलेटर का तो उसका डेली का चलो जो खर्चा है वो है ही है, और जो इक्विपमेंट्स बाहर से आ रहे हैं उसका खर्चा अलग है। और ये पता लगा था मेडिकली कि आपका आयुष्मान के अलावा 3 से 4 लाख का अलग खर्चा हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है, कई ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये डोनेशन ज़्यादा है या कम है, या इतनी डोनेशन सही है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ सर, पहले तो भगवान ना करे, पर बाई चांस इतनी ऊपर से गिरी है, रीढ़ की हड्डी में 3 जगह चोटें हैं, फ्रैक्चर है, टूटी है। अब उसकी सर्जरी पे डिपेंड करता है
कि वो सर्जरी गवर्नमेंट में होगी या प्राइवेट में होगी या उसके लिए अच्छा हॉस्पिटल देखना पड़ेगा, और सर्जरी भी किस लेवल तक कामयाब होगी, और उसके बाद भी उसकी आगे जो फ्यूचर है उस लड़की का, क्योंकि देखो 20 साल की लड़की है वो, अब इस स्थिति में है कि पता नहीं उसका आगे क्या होना है, लेकिन उसको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी आगे, वो हर हाल में पड़ेगी उस लड़की को। और परिवार के पास बैकअप नहीं है, परिवार के पास सिर्फ ये है कि अपनी वो जीवन की जो डेली नीड्स है वो चला रहे हैं, लेकिन ऐसी अनहोनी के लिए उन्होंने बैकअप उनके पास बिल्कुल नहीं है। अब अगर इसमें 1-2 लाख रुपए साक्षी के पास होते भी हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे पेशेंट के लिए आजीवन वो 1-2 लाख कोई मायने नहीं रखते, पर एक सहारा छोटा सा ज़रूर हो जाता है कि चलिए उसके लिए हम FD करा सकते हैं या उसके लिए कोई ना कोई ऐसी स्कीम लगवा सकते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, अगर उसे भगवान अगर हैंडीकैप स्थिति में किसी चीज़ में वो आ जाती है तो गवर्नमेंट की उसे सब्सिडी सिर्फ जो है 2000-2500 तक लगेगी। और मैं आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक अकेले इंसान का, बिस्तर पे पड़े इंसान का खर्चा क्या होता है, केयर टेकर का खर्चा क्या होता है, या केयर टेकर कितने साल तक माँ बाप देखेंगे, कैसे करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुझे सुविधाओं या सरकारी सुविधाओं की दुहाई दे रहे थे, तो मैं उनका भी थोड़ा सा वहम दूर करना चाहता हूँ कि जब बेटी का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं देखियो किसी भी पार्टी को कटघरे में नहीं घेरूँगा, अनहोनी किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन आपदा में आप कितने सजग हैं ये आपको मालूम चलता है। यहाँ से हम इस हिमाचल के सबसे बड़े ज़िले कांगड़ा में हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि एक बेटी का एक्सीडेंट होता है और उसके लिए एक एम्बुलेंस की जाती है। तो मैं वो बात हरवंश जी से ही आपको सुनाऊंगा। जब आपने साक्षी के लिए एम्बुलेंस की थी तो उस टाइम क्या स्थिति बन पड़ी थी? सर उस टाइम मेरे पास कोई पैसा नहीं, तो कोई चारा भी नहीं था मेरे पास कि लड़की को कैसे मैं PGI में भेजूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपने अपना एम्बुलेंस के लिए फ़ोन किया था? हाँ जी। क्या एम्बुलेंस आपकी कितने में हो रही थी उस टाइम? सरकारी एम्बुलेंस की होगी पहले आपने? नहीं, पहले सर यहाँ पे पता किया ना, सॉरी टांडा मेडिकल में। हाँ जी, तो उन्होंने हमारे से 37-38 हज़ार रुपये मांगा। टांडा मेडिकल कॉलेज ने? नहीं, उन्होंने नहीं मांगा ना, वेंटिलेटर वाली चाहिए थी ना, तो 37-38 हज़ार रुपये मांगा। फिर पता नहीं किसी ने फ़ोन किया पालमपुर के लिए। अच्छा, वहाँ से आई विवेकानंद हॉस्पिटल। अच्छा, फिर वहाँ से 16-17 हज़ार रुपये मांगा। उन्होंने काफ़ी डाउन कर लिया। हाँ जी। अब एक एम्बुलेंस अगर 35-38 हज़ार में होती है, मैं ये तो मान सकता था कि किसी ने चलो मजबूरी समझकर 2 या 4 हज़ार कम कर लिया, लेकिन अगर 35-36 और 16 हज़ार दोनों में बहुत फ़र्क है देखा जाए तो क्या जो वो ऊपर का अमाउंट था मैं उसे कमीशन में गिनूं या कुछ सुविधाएं उस एम्बुलेंस में एक्स्ट्रा थी या कैसा था? पर सोचने वाली बात यहाँ एक ये है कि अगर किसी गरीब की जेब में 1000 रुपया नहीं है, वो अपने बच्चे के लिए 16 हज़ार की एम्बुलेंस भी कहाँ से करेगा? क्यों नहीं है ऐसी सुविधाएं हिमाचल गवर्नमेंट के पास? क्यों इसे प्राइवेटाइजेशन को अटैच किया जाता है, उसके थ्रू दिया जाता है? ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। खैर, पर क्या कर सकते हैं, हम सब सिस्टम के अंडर आते हैं। देखिए, बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि कई बार जिस बंदे पे बुरा वक्त आ रखा होता है ना, जो परेशान होता है, उसको दुनिया अक्सर किसी न किसी तरीके से और परेशान कर देती है। अब यहाँ पे जब नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स या इंडियन हेल्पिंग हैंड्स या और बाहर के जितने सेवादार थे हाथ बढ़ाना चाहते थे, उस टाइम एक बहुत ही अजीब घटना हुई हरवंश जी के साथ, तो मैं वो आपको सुनवाऊंगा। क्या हुआ था उस टाइम आपके साथ? सर मेरे को जैसे कोई पैसे भेज रहा था या दे रहा था, हाँ। तो मेरे को कई लोगों ने बोला कि ये बाद में मांगे, ये तेरी लड़की तो हॉस्पिटल में है, तू कहाँ से वापस करेगा? बाद में मांगे के मतलब वापस? हाँ जी, वापस मांगे। अच्छा। तू कहाँ से देगा? फिर मैंने इनको, जो मेरे को भाई फ़ोन कर रहे थे नगरोटा बगों से, मैंने इनको 2 बार मना कर दिया। अच्छा। कि भाई मैं ले तो लूँगा, वापस नहीं होंगे मेरे से। अच्छा। तो मेरे लड़के से भी बात की इन्होंने, PGI में मेरी घरवाली से बात की, वो भी घबराए थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम ले तो लेंगे पर वापस नहीं हो पाएंगे हमारे से, हमारी वैसे भी हालत इतनी ख़राब है। हाँ जी, इसलिए मैंने कर दिया। एक आपका एक छोटा सा रूमर वहम या उड़ाई हुई बात किसी की ज़िंदगी ले सकती थी। अगर टाइम पर उस लड़की को सपोर्ट ना मिलती, इसी वहम की वजह से अगर हम ना पहुंच पाते या परवेश जी ना पहुंच पाते या और लोग आपके तरह समाज से भी सामने ना आ पाते, इनके दिल में यही बात रहनी थी कि इनसे आज पैसे ले लूँगा, कल को मुझे लुटाने पड़ेंगे। अब आप उस लेवल को देखिए गरीबी की कि बंदे के सामने उसके बच्चे हैं, उनका इलाज कराना है, वो पैसे तक नहीं ले सकता है, क्योंकि उससे बड़ी विडंबना ये हो जाएगी देने कहाँ से है, मैंने करना कहाँ से है, क्योंकि इलाज का खर्च ही इतना एस्टीमेट लग गया था पहले ही कि 5 से 6 लाख तो एक्स्ट्रा लगना है। तो आप खुद सोच लीजिए कि किस लेवल पे वो बंदा बेचारा सर्वाइव कर रहा था उस टाइम पे। मेंटल लेवल उसका क्या होगा, कितना परेशान होगा वो। और ये बात बिल्कुल गलत है। कोई भी संस्था हो, कोई भी NGO हो, कोई भी किसी तरह का भी ट्रस्ट हो,
अगर वो आपकी मदद करता है तो वो आपसे वापस उसके बदले कुछ नहीं लेता है। कभी भी कोई भी ट्रस्ट या कोई भी एनजीओ आपसे कुछ नहीं लेगी, वो सिर्फ आपकी मदद के लिए बनी है। तो ये ओरिजिनलिटी है सर इस केस की। बाकी मैं बात करना चाहूँगा अपने साक्षी के कॉलेज मेट्स से, उनसे आपकी बात कराना चाहूँगा उन किस तरीके से उन्होंने फंडिंग इकट्ठी की और ऐसी मुश्किल घड़ी में अपनी सहेली का, अपने दोस्त का उन्होंने साथ दिया है। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा था, कॉलेज मेट्स, साक्षी के जो कॉलेज मेट्स थे, उसके दोस्त थे, उसके सहपाठी थे और साथ में कॉलेज में जो स्टूडेंट्स थे, उन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है उसकी हेल्प में, उसके इलाज के लिए जो भी सेवाएँ आई। हम भुला नहीं सकते इन बच्चों को जिन्होंने एक नई मिसाल दी है मानवता की। उनके एक फ्रेंड को चोट लगी और पूरा कॉलेज एक साथ एकजुट हो गया। और यही नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज से बाहर वो मार्केट में निकल पड़े, गांव में निकल पड़े, अपनी सहेली, अपनी दोस्त के इलाज के लिए जो धनराशि है या सेवा है इकट्ठी करने के लिए। हमारे साथ है आकाश। तो आकाश, वैसे आप सेम उसकी क्लास में है, सेम कॉलेज में है, तो पहले तो ये मुझे बताइए कैसी स्टडी लेवल कैसा है साक्षी का? बढ़िया है। ठीक है। तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो आपको कैसे मालूम चला ये सब? मेरे को जैसे यही पता चला 3 या 4 की बजे पता चला था कि उसके फ्रेंड से जो उस टाइम हॉस्पिटल में अटलांटा पे था ना, उसने मेरे को फ़ोन किया कि बोला साक्षी गिर गई है। फिर मैंने उससे ही बात की, उसका हेल्थ कार्ड बना हुआ है, बोला कि पता नहीं, बोला पता करता हूँ घर वालों से। मैंने वो उसने पता किया तो उन्होंने मेरे को हिमकेयर की फ़ोटो भेजी पहले तो, फिर मैंने चेक किया तो वो 2021 में रिन्यू होना था। अच्छा। फिर वो तो नहीं चलना था। फिर उन्होंने मेरे को मदर का आयुष्मान कार्ड भेजा और मैंने अपने द्वारा खुद चेक किया अपने लोकमित्र के अंदर तो उससे पता चला कि अभी साक्षी कार्ड बनना, डाटा कलेक्ट होना था। तो मैंने उस दोस्त फ्रेंड को ये बताया कि क्या करूँ, मैं आ जाऊँ यहाँ पे? उसने ये बोला कि PGI रेफ़र कर रहे हैं। फिर जो एक धर्मशाला CM ऑफिस में है, चावला मैम है, उनसे बात की मैंने और उन्होंने बोला कि आप 6 नंबर कमरे में जाओ, वहाँ पे बन जाएगा। फिर वहाँ पे हमने ऑफलाइन डाटा कलेक्ट करवा के बनवा दिया। अच्छा। और उन्होंने हमें सुबह 7 बजे भेज दिया था 10 तारीख को। ओके। हाँ, PDF। तो डोनेशन भी आपने मिलके सबने इकट्ठी करनी शुरू की थी, उसका कैसे आपने स्टार्टअप किया? डोनेशन फिर हमने शुरू की, जैसे ही पहले तो हमारे ग्रुप में जो हमारा कॉलेज ग्रुप था उसमें टीचर हमारे सोशोलॉजी के हैं राजेश जी, उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी अकाउंट नंबर की, तो वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। तो फिर क्या बोलते, धीरे धीरे बंदे डोनेशन कर ही रहे थे। और जिसको बंदे को मैंने फ़ोटो भेजी और बैंक अकाउंट नंबर भेजा तो बंदों ने ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन की उसमें। ओके। हाँ जी, और बंदे आज अभी भी कर रहे हैं। ओके। जी। तो ये वाकया है जब जो साक्षी के लिए मदद उठी थी, हाथ सबसे पहले वो उसके ही कॉलेज से उठे थे। और बहुत अच्छी बात है इसमें, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचरों ने भी पूरा साथ दिया था। उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें हो रही थी, भला हो हमारे भाई साहब परवेश जी का जिन्होंने ये स्थिति संभाली, लेकिन उस स्थिति में कितनी गड़बड़ियाँ थी, कितनी हलचल थी, ये आप इनके मुँह से सुनिए। जी, उस टाइम की स्थिति क्या थी कि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन तो मुझे पता नहीं चला कि क्या था, लेकिन सेकंड डे जब ये लड़की PGI पहुंच चुकी थी तो इवनिंग टाइम में लगभग कोई 5 साढ़े 5 बजे मुझे कॉल आई। अननोन कॉल थी, मेरे नोन नहीं थे, कि सर आप साक्षी वाले केस में कोई हेल्प नहीं करवा रहे हो, आपके बारे में सुना है। तो मुझे तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। फिर मैंने पूरी बात उनसे की कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि बलधर नगरोटा बगुआ के सिहोंड में एक लड़की गिर गई है और डिग्री कॉलेज नगरोटा की स्टूडेंट है। तो मैंने उनके चाचा जी से बात की, वो PGI में थे मेरे ख्याल उस टाइम पे। मैंने बोला सर मैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड से बात कर रहा हूँ, प्रवेश शर्मा, और आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप बताएं। बाकी हमारे सहयोगी साथी जो PGI में भी काफ़ी लड़के हैं आस पड़ोस में उधर, तो वो भी आपकी हेल्प कर देंगे, जैसे कोई ब्लड की ज़रूरत है या कुछ भी है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें कोई ज़रूरत की नहीं है, आयुष्मान कार्ड हमारा बना है और कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है। उसके बाद मैंने एक पोस्ट अपने फेसबुक ID के ऊपर डाल दी, अपने पेज के ऊपर भी डाल दी कि यहाँ पर हमने साक्षी के पेरेंट्स से, परिवारजनों से बात की और उनको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं, उन्होंने अभी तक के लिए मना की है। लेकिन फर्दर कोई ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर तो हम बैठे हैं, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स बैठी है, प्रिंस जी बैठे हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के साथ, और भी बाकी हमारे साथी हैं, सब बैठे हैं, तैयार हैं हम। लेकिन जब तक इनको ज़रूरत नहीं है तब तक हम धक्के से कोई भी सहायता नहीं दे सकते। लेकिन वो पोस्ट जो है 2 दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, मतलब 150 से ऊपर शेयर हो गए। और मेरे को फिर कॉल आनी स्टार्ट होगी तीसरे चौथे दिन कि भाई आपकी पोस्ट आई है और परिवार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपने ऐसी पोस्ट डाल रखी है लोग 100 रुपये तक देने को तैयार नहीं है।
फिर मैंने तो उनको बताया कि भाई साहब मुझे तो परिवार वालों ने मना किया है इस पोस्ट के लिए, तो मैं कैसे गलत लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी अगर 100 रुपये भी जा रहा है, 10 रुपये भी जा रहे हैं तो वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपकी जो सेवा बिल्कुल सही जगह पे लगनी चाहिए। तो जो लोकल थे गांव के, मैं बात करूंगा यहाँ के जो डोनेशन इकट्ठी कर रहे थे, क्या नाम था उनका, अनिल कुमार जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई। तो उन्होंने मेरे को स्थिति बताई कि भाई जी हम तो घर घर जाके डोनेशन 100-150 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। तो उन्होंने लगभग 35,000 रुपये इकट्ठा किया था, जिसमें बाकी पता नहीं एम्बुलेंस वगैरह का जो भी कुछ किया होगा मुझे मालूम नहीं उसका। तो उन्होंने स्थिति बताई। फिर मैंने उनसे जो इनका नंबर लिया कि लड़की के पिताजी का नंबर बताएं, तो इनका नंबर उनसे लिया। फिर इनसे मेरी बातचीत हुई तो इन्होंने मुझे पूरी स्थिति बताई कि मेरा एक भाई है, मतलब कज़न होंगे या सगे हैं, और एक बेटा है। तो वो घबराए हुए हैं, मेरी वाइफ भी घबराई हुई है, क्योंकि कुछ अफवाहें फैली हुई हैं गांव में कि आज ये संस्थाएं आपको डोनेशन देंगी, कल को वापस मांगेगी। तो मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कल दिन को वापस कर पाऊँ। जब इनसे मेरी बात हो गई तो मैंने उनको समझाया कि वापस कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने पल्ले से कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, या कोई लोन नहीं इनको दे रहे हैं। ये आपकी डोनेशन है, आप ही ने देनी है। आप 100 रुपये दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, तो ये पब्लिक की डोनेशन होती है। दानी समाज से भी जो आप हैं आपने देनी है। इनको पूरी बात समझा दी। फिर इन्होंने बोला कि करवा दीजिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला हुआ है कि हमें 4 से 5 लाख रुपए उस टाइम पे बताया था कि वो मुझे इतनी ज़रूरत है। अब इतना अमाउंट सुन के मैं भी हिल गया, क्योंकि हमने भी जो सेवाएं की थी, प्रिंस जी ने तो बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, इनके पास तो बड़े बड़े केसेस आते रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये धामे वगैरह 20, 25, 30 हज़ार तक की सेवाएं की थी। इतना बड़ा केस पहले नहीं आया, क्योंकि अभी नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स को 8 महीने हुए, तो इससे बड़ा इनके साथ हम सेवा करते हैं इंडियन हेल्पिंग हैंड्स में, कि बड़ी सेवा चलेगी तो ये हैंडल करते थे। लेकिन खुद जब हैंडल करने की बारी आई नगरोटा हेल्पिंग हैंड से, तो मैं हिल गया। तो मुझे तो इनका साथ भी चाहिए था। तो फिर मैंने वो पोस्ट जो शेयर की थी वो मैंने एडिट कर दी, सेम स्थिति जो भी थी, क्योंकि शेयर हो रखी थी पहले से। उसमें पूरी विवरण जो था लड़की का, साक्षी का डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिए, पेरेंट्स के उनके फ़ोन नंबर डाल दिए वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ऑलरेडी पोस्ट जो थी वो 150 से आसपास तो शेयर हो चुकी थी। उसके बाद जो वो पोस्ट जो बूम हुई, इतनी ज़्यादा शेयर होने लगी। और हमारे अगर नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की बात करें तो प्रिंस जी भी हैं वहाँ पर, तो 1 घंटे में 10,000 रुपये हमारे पास आए। और उसके बाद दूसरे दिन हमने मॉर्निंग तक देखा तो इंडियन हेल्पिंग हैंड्स में इन्होंने शुरू कर दी डोनेशन। तो कुल मिला के दोनों तरफ से 2.5 लाख रुपए की डोनेशन इकट्ठी हो गई। और उसके बाद यही जो हमारी पोस्टें थी कॉपी पेस्ट होती गई व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग और भी दानी सज्जन है। क्योंकि जब ऐसी विपदा आती है तो मैं सल्यूट करूंगा सभी संस्थाओं को, सभी समाज सेवियों को, सभी दानी सज्जनों को, सभी इकट्ठे हो जाते हैं। तो उन सभी ने वायरल किया। और स्टूडेंट्स जो हैं कॉलेज के, साक्षी के जो क्लासमेट थे, उन्होंने भी यहाँ से इकट्ठे हो गए सारे। जैसे यहाँ पर हमें ग्रीन लाइट मिल गई, उसके बाद ये शेयर होती गई और आज भी शेयर हो रही है। आज हार्डली 5 दिनों में जो मतलब वो डोनेशन थी, छोटी छोटी डोनेशनें, आज आप सभी के सहयोग से, आप सभी के अनुदान से लगभग 7 लाख रुपया डॉक्टर ने बोला है। क्योंकि एक जगह से नहीं, 3 रीढ़ के हड्डी के 3 टुकड़े हुए हैं, सर पे भी चोट है, 3 पसलियां भी टूटी हैं। शायद इससे ज़्यादा भी अमाउंट जा सकता है, क्योंकि आजकल खर्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है। तो 7 लाख से ऊपर भी जा सकता है। लेकिन जो डॉक्टर ने इनको बताया था कि 6-7 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा लग सकता है। आपको पता है कि इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स, ना हमारा अपना कोई खाता है। आपकी जो भी डोनेशन आती है सीधी जरूरतमंद परिवार के खाते में जाती है। तो हम कोई भी केस आपको देते हैं तो खुद पहले वेरीफाई करते हैं। 3 दिन तक कोई केस वेरीफाई नहीं था, 2 दिन तक केस वेरीफाई नहीं था। मैंने पोस्ट वैसे चला रखी। जिस दिन इनके साथ बात हो गई, वेरिफिकेशन हो गई, तो मैंने आपको बता दिया कि आप अनुदान करें, सहयोग करें। तो आपने सहयोग करना शुरू कर दिया। तो हमारा यही मेन मोटिव होता है कि आपकी जो दान है, आपका जो भी अपनी नेक कमाई का हिस्सा है, वो सही जगह पे लगे, सही पर्सन के पास पहुंचे। ऐसा नहीं है कि बीच में गलत यूज़ भी हो जाते हैं। आपको पता ही, आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद इंडियन हेल्पिंग हैंड से, इतनी दूर से आए हैं, सोलन में है, वहाँ से पहुंचे हुए हैं। और हम तो यहाँ से नगरोटा से उठ के यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी ठंड में ये पहुंचे जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंस ठाकुर जी का। देखिए, ये जो है ये ड्यूटी ऊपर वाला लगाता है और वो किसी गिने चुने की ही लगाता है। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, आपको भाग्यशाली समझता हूँ जो आप सबका इतना सपोर्ट है। एंड अब आपके सामने मेरे ख्याल से बातें क्लियर हुई हैं। आपको पता लगा है कि क्या सिचुएशन थी और किस तरीके से रूमर्स फैले थे, और अब एक लड़की बेचारी जो इलाज की मोहताज, ऊपर से समाज में इतने रूमर्स उसके लिए फैल गए कि उसके इलाज में बंदिशें, मतलब उसको पहुंचना मुश्किल हो गया था पीजीआई तक। ये एक अजीब ही किस्सा है। पर कहते हैं ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि मारने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन बचाने वाला एक ही होता है।
ऊपर वाले ने आप सबके ज़रिए उसको हिम्मत दी, आशीर्वाद दिया, और आज वो हल्की फुल्की रिकवरी भी की है उसने। अब उसका डाइजेशन सिस्टम भी काम करने लगा है। तो आई होप कि मैं प्रे करूंगा। साथ में मैं प्रिंस जी को कैमरा यहाँ पे करें। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हमने अभी डोनेशन के लिए होल्ड करने के लिए बोला है कि आप तैयार रहें, अपने पास होल्ड रखें, क्योंकि जो एक अमाउंट था जो डॉक्टर साहब ने बोला था वो तो इनके पास पहुँच चुका है, आपने पहुँचा दिया है। अब ये बेफिक्र हैं, इनको सिर्फ अब ये फिक्र है कि भगवान साथ दे, डॉक्टर साथ दें, बाकी फाइनेंशियली आपने सपोर्ट कर दी। मना करने के बावजूद भी, एसडीएम साहब का ही फ़ोन आ रहा बीच में, मना करने के बावजूद भी देखिए अभी ये दिखा रहा हूँ आपको, 500 रुपये की डोनेशन अभी और आई है, बिल्कुल फ्रेश। ये देखिए, तो डोनेशनें अब भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चल रही हैं, अभी भी डोनेशनें चल रही हैं। तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें साकार हो पाई ना तो सर सिर्फ आप सब की वजह से। आप सब देव स्वरूप, रब स्वरूप, भाई बहन, आप सब ने इस केस को आगे बढ़ाया, शेयर किया, और मैं चाहता भी हूँ कि ऐसे ही आप नॉट ओनली साक्षी का केस, हर ज़रूरतमंद का केस, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, और निस्वार्थ भावना से सीधा ज़रूरतमंद के अकाउंट में ही, आपको जैसे बता दिया प्रवेश भाई ने, ज़रूरतमंद के अकाउंट में ही, या दवाइयाँ चाहिए तो मेडिकल स्टोर के अकाउंट में, बेटी का राशन हो तो किराने के अकाउंट में, सीधी सेवा जाती है। कोई भी ग्रुप का मेंबर या कोई भी एनजीओ का मेंबर आपसे कभी कोई डोनेशन हाथ में नहीं लेता है, अपने अकाउंट में नहीं मंगवाता है। आप सबका आशीर्वाद इस बेटी के साथ बना रहे, प्रे कीजिए इसके लिए, क्योंकि देखिए हम तो पैसा ही जोड़ सकते हैं और साथ में प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। पर जब आप जैसे लोग जगह जगह से एक साथ प्रार्थना करेंगे उसके लिए, तो यकीनन उसे आपकी बात माननी पड़ेगी। एंड प्लीज़ प्रे फॉर साक्षी। एंड एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी हर वीडियो में, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। थैंक यू सो मच। मैं प्रिंस ठाकुर।